एक मॉडर्न कथावाचक, एक आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर जिनकी चर्चा चारों तरफ है, लेकिन आधुनिक समय में एक नए कथावाचक के रूप में अपनी बेहतरीन पहचान बनाने वाली जया किशोरी जी हमारे साथ। 7 साल की भी कोई उम्र होती है अध्यात्म की तरफ मुड़ने की, खेलने की उम्र होती है गुड्डे गुड़ियों से। तो हमारे घर में एक रूल था कि आपको रोज शाम को हनुमान चालीसा करनी है, आपको हफ्ते में 1 दिन सत्संग करना है और रोज रात्रि को बेड टाइम स्टोरीज में आपको, ये मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि ये शास्त्रों की कथाएं हैं, मेरे लिए वो कहानियां थी। आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया जब बहुत करीब था और क्रोध में कुछ हुआ? और बहुत मेरे कई दोस्त छूटे, कुछ अपने छूटे, और छूटे का मतलब यही कहूँगी मैंने छोड़ा। तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मेरा इतना स्ट्रांग है कि अगर मुझे आपसे प्यार है तो मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ बिना पलक झपके। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। मैंने कहा ना, मुझे वो व्यक्ति याद आएगा, बहुत आएगा, मुझे रोना आएगा, मैं बहुत उदास रहूँगी, पर डिटैचमेंट मेरे लिए ये है कि मैं वो दरवाज़ा फिर नहीं खोलूँगी। तो ऐसे जो 1-2 छूट गए उनसे वापस जोड़ने वाली कोई लाइफलाइन? नंबर चेंज। मैं यही कहूँ, मुझे शादी से बहुत प्यार है, मुझे शादी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको सही व्यक्ति मिल गया तो। कोई शरारत है जो अभी तक याद है? मैं शरारती नहीं थी, मैं बहुत बातूनी थी। मुझे बात करना इतना पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था, मतलब मैं बड़ी बातूनी सी जया बचपन वाली बड़ी होते होते ऐसी रिजर्व सी कैसे हो गई कि अगर आप कथावाचक नहीं होती तो फिर जया किशोरी क्या होती? फिर मैं संगीत जगत में कुछ ना कुछ कर रही होती, क्योंकि मुझे गाने का भी शौक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। निदा फाजली साहब का एक बहुत मशहूर शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी से देखना कई बार देखना। ऐसे ही जब भी हम किसी से मिलते हैं, एक उसका पब्लिक स्वरूप होता है जो आम जन के सामने होता है, वो उस स्वरूप में अपने जो छवि बनी हुई होती है उसके साथ मौजूद होता है और जैसा वो दिखना चाहता है वैसा होता है, लेकिन कई बार वो उससे अलग भी होता है और बताना भी चाहता है कि मैं पूरी तरह सिर्फ ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा भी हूँ, मैं वैसा भी हूँ, या मैं ऐसी भी हूँ, मैं वैसी भी हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी गुफ्तगू उस व्यक्ति से करें जिससे आप उस आदमी के कई और स्वरूपों से परिचित हो सके। हालांकि ये सही है कि निदा साहब ने जब कहा है कि कई होते हैं स्वरूप, तो आप एक बार में किसी को भी पूरी तरह नहीं जान सकते। जब हम बात करते हैं ऐसी छवियों की, ऐसे लोगों की, ऐसी शख्सियतों की जो बहुत मशहूर हैं, बहुत चर्चा में हैं, तो कोशिश कई बार ये होती है कि हम इसको तफसील से जानें, विस्तार से जानें, इसको बेहतर तरीके से समझें। समझने समझाने के इस सिलसिले को हमने अपने अमर उजाला के इस मंच पर लगातार आगे बढ़ाया है और कोशिश की है कि ऐसे लोग जो आपके सामने चर्चा में हैं, और आजकल तो रील्स का ज़माना है, यूट्यूब के वीडियोस का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, और डिजिटल के इस ज़माने में AI का भी पदार्पण हो चुका है, और इस पर जो गढ़ी हुई छवियां हैं उनके परे भी एक व्यक्ति होता है जिसको जानने की तलब, जिसको जानने की जिज्ञासा, जिसको पहचानने की इच्छा सदैव बनी रहती है। हम कोशिश करते हैं इस सेट पर, इस मंच पर उन लोगों को सामने बिठाने की, उनसे पूछने की, उनसे बात करने की, और ये समझने की कि वो सचमुच कैसे हैं और दुनिया में जो उनकी गढ़ी हुई जो छवियां हैं उसमें से कितना सच है, कितना अफवाह है, कितना झूठ है, कितना उनको खुद अच्छा लगता है और कितने से वो खुद ही परेशान हैं। आज इस सिलसिले में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो दरअसल इन सारे ही पहलुओं पर बहुत खरी भी उतरती हैं, और उनको लेकर जितनी चर्चा ज़्यादा है शायद उससे ज़्यादा अफवाह है और उससे ज़्यादा प्रसिद्धि भी है। इन सभी का मिला जुला स्वरूप एक मॉडर्न कथावाचक, एक आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर जिनकी चर्चा चारों तरफ है, लेकिन इस चर्चा में आने से बहुत पहले 7 साल की नन्ही उम्र में उनके कदम अध्यात्म की तरफ मुड़ गए थे। वो बूगी वूगी के वीडियो में भी कृष्ण भजन गाती हुई दिखाई देती हैं, वो अपनी कथाओं से लोगों को लगातार अपील करती हुई दिखाई देती हैं, और जिस युवा पीढ़ी के पास अपने मंदिर में बैठकर या अपने बुजुर्गों के साथ सानिध्य में भागवत गीता और रामायण को समझने का समय नहीं है, वो उनकी कथाओं में अपार भीड़ लगाकर कई बार टिकट खरीदकर और कई बार घंटों
उसी पंडाल में बैठे रहकर भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का धर्म क्या है, भारत का अध्यात्म क्या है, श्री कृष्ण क्या है और भागवत क्या है। ऐसे स्वरूपों को गढ़ने वाली, आधुनिक समय में एक नए कथावाचक के रूप में अपनी बेहतरीन पहचान बनाने वाली जया किशोरी जी हमारे साथ हैं। जया जी, आपका हमारे इस मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स। हमने कोशिश की कि शब्दों के माध्यम से हम आपको अमर उजाला के दर्शकों तक पहुंचाएं जो इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन मैं शुरुआत में सिर्फ एक लाइन में जानना चाहता हूं, जया किशोरी खुद के लिए क्या हैं? मेरे लिए तो मैं एक साधारण इंसान हूँ। मुझे लगता है कुछ ऐसी खास बात नहीं है। साधारण लोगों की तरह भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सपने हैं, प्रेम है, भक्ति है, जो सब में है मुझे लगता है। और आप मुझे जया किशोरी या कथाकार या कुछ और ना भी माने तो मुझे लगता है सिर्फ एक नॉर्मल इंसान भी मान के मुझे देखे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर इतनी विनम्रता ही शायद आपको असाधारण बनाती है, लेकिन एक समय में सचमुच आप वैसी नहीं रही होंगी। आपकी सारी जीवनियों में फेसबुक, सोशल मीडिया पर कुछ भी सही गलत हो सकता है जिस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक बात हर जगह लिखी कि 7 साल की उम्र से ही, 7 साल की भी कोई उम्र होती है अध्यात्म की तरफ मुड़ने की, खेलने की उम्र होती है, गुड्डे गुड़ियों से किचन सजाने की, नन्हे दोस्त बनाने की, गली में गिल्ली डंडा या घोड़ा बादाम छाई खेलने की। उस उम्र में अध्यात्म, ये तो थोड़ा समझ से परे है। देखिए, मेरे लिए उस उम्र में अध्यात्म नहीं था, तो मेरे घर का माहौल ही ये था। और ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए था। तो मेरे पापा भी इसी माहौल में पले बड़े हैं, मैं भी इसी माहौल में, मेरी छोटी बहन भी इसी माहौल में पली बड़ी है। तो हमारे घर में एक रूल था कि आपको रोज़ शाम को हनुमान चालीसा करनी है, आपको हफ्ते में 1 दिन सत्संग करना है, और रोज़ रात्रि को बेड टाइम स्टोरीज़ में आपको, ये मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि ये शास्त्रों की कथाएं हैं, मेरे लिए वो कहानियाँ थी ईश्वर की, श्री राम की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी। जब मैंने भागवत पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जो कहानी मुझे बचपन में सुनाई गई थी वो भागवत से ली गई थी। मतलब आपने पंचतंत्र और अमर चित्रकथा से शुरुआत करने की बजाय सीधे भागवत से ही शुरू किया? मैंने नहीं, मेरी बुआ ने, मेरी दादी ने, पापा ने। तो मेरी पहली कहानी थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। ऑब्वियसली वो एक बच्चे को तो एक ड्रामेटिक वे में ही सुनाते थे। बड़ा सा हाथी था, वो पानी में आया, वहाँ पे एक मगरमच्छ आया, तो पूरा आपको ड्रामा करके दिखाया जाता था। पर मुझे सुलाया इन्हीं कहानियों से जाता था, मुझे सुलाया भजन सुना के जाता था। मैं आज भी कहती हूँ, मेरे जब लोग पूछते हैं आपके सबसे पसंदीदा संगीतकार या भजन गायक कौन है, मैं विनोद अग्रवाल जी का नाम लेती हूँ। मुझे मेरा बचपन याद नहीं है एक भी रात ऐसी हो जब उनके भजन बिना चलाए मैं सोई हूँ, कि मुझे नींद ही वो सुन के आता था। कि वो जब भजन चलने लगते थे, उनके संकीर्तन चलने लगते थे और मैं उसके साथ गाती थी, और धीरे धीरे गाते गाते अब सो जाते थे। तो मेरी हैबिट नहीं थी टीवी या फ़ोन या बातचीत करते हुए सोने की। तो ये एक रूटीन था हमारे घर का, जो मुझे, आप 7 साल में तो मैंने गाना शुरू किया था, या मैंने भगवान की बातें या इनडायरेक्टली लोगों के बीच ये चीज़ परफॉर्म करना शुरू किया था। मैं तो उससे भी छोटी उम्र में भगवान की बातें सुनती आ रही हूँ। तो मुझे बहुत बाद में पता चला, अच्छा ये अध्यात्म होता है, और यहाँ आने के लिए लोग टाइम देखते हैं कि अब आध्यात्मिक होते हैं। और मुझे लगा ये तो माहौल है मेरे घर का, ये तो लाइफस्टाइल थी मेरी, मेरे लिए कोई विचित्र बात नहीं थी। और मैं अध्यात्म भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मेरा घर का माहौल आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक था। ये बाद में एक नया शब्द मिला, अध्यात्म। तो धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? बचपन में वापस चलेंगे, लेकिन हाँ, पर धर्म और अध्यात्म में अंतर है कि अध्यात्म में आप बिना ईश्वर का कोई रूप मान के भी चल सकते हैं, आप सिर्फ मेडिटेट भी कर सकते हैं, निराकार को पूछ सकते, आप एक शक्ति यार आप बोल भी सकते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म है। और धार्मिक में आप एक ईश्वर को मान के चलते हैं, आप शास्त्रों को मान के चलते हैं, आप शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। तो मेरे घर का माहौल धार्मिक था, और इस वजह से मेरे अंदर भगवान की पूजा पाठ, उनके भजन, उनकी कहानियाँ, इनको लेकर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो जो सवाल व्यक्ति या युवा 22-23 साल में पूछता है, मैंने 10 साल की उम्र में अपने माता पिता से पूछ लिया। ये क्यों कृष्ण ने ये क्यों किया, तो भगवान ने ये किया, ये कहाँ लिखा है। तो इसीलिए मुझे लगता है वो ज्ञान या वो समझदारी और वो भक्ति
मेरे अंदर बहुत पहले आ गई थी, जो बाकी युवाओं में एक समय के बाद आती है, जिसको हम कहते हैं कि घुट्टी में ही मिला। ये जो सब आप कहती हैं कि बचपन में ऐसा हुआ घर में, ये सब आप कलकत्ता की बात कर रही हैं? हाँ जो जी। अब कोलकाता हो गया जी। तो आपका जन्म भी कोलकाता का ही है? जी। कोलकाता में जन्मी, 7 साल की उम्र में ही हो गया। लेकिन इससे मेरे मन में एक जिज्ञासा आती है कि आपके घर में ये माहौल था, आपको घुट्टी में भागवत की कथाएं मिल रही थी जिनको शायद प्रस्तुत अलग तरीके से किया गया, पर वो धर्म था। आपने बहुत अच्छे से कहा कि वो धर्म था जो बाद में आपको पता लगा कि इस तरीके से मुझे सबकॉन्शियस में, अवचेतन में वो मिल गया। लेकिन आपकी सहेलियाँ रही होंगी, स्कूल गई, उनके घर का तो परिवेश अलग रहा होगा, उनका माहौल तो मिसमैच नहीं नजर आया कि यार ये मेरे घर में क्या ही हो रहा है और मैं जहाँ जाती हूँ, सहेलियों से मिलती हूँ, वहाँ कुछ और अलग तरह की माहौल है, उनके खेल अलग हैं, उनकी सोच अलग है, दिनचर्या अलग है? बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, कृपा रही इस बात की। अच्छा, कि तो सर्कल मेरी भी वैसा ही? सारी सहेलियां ऐसी थी, कुछ जैन हैं, कुछ मारवाड़ी ही है, तो थोड़ा बहुत कल्चर में डिफरेंस था पर भक्ति में डिफरेंस नहीं था। तो मेरी सारी सहेलियां भी ऐसी जो भगवान को बहुत मानती है, जो रीति रिवाजों को बहुत मानती है, जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा लेती है इन चीज़ों में। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बहुत अलग हूँ। हाँ, मेरे काम से मुझे फील हुआ अलग हूँ और वो उनको भी अटपटा लगता था, पर शायद उन्होंने मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा। उन्होंने मुझे कभी भी वो कथाकार जया किशोरी को क्लासरूम में आने नहीं दिया। जब भी मैं कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करती और वो एक दोस्त होने के नाते कि यहाँ ज्ञान नहीं है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था शट अप कि वहाँ पे सब हाँ, तो पता लगा कि टीचर की बजाय आप ही प्रवचन देना शुरू कर नहीं, दें मैं क्लास? देती थी। अच्छा, प्रैक्टिस की क्लास में? बिल्कुल बिल्कुल। ये किस्सा सुनाइए जरा। ये तो हम ना जब ये हमारे टीचर्स कभी एब्सेंट हो जाते हैं ना, तो वो आप क्लास खाली हो जाती है, कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आती है जो आपसे कहती है कि भाई धीमी आवाज़ में काम करो अपना, ज़्यादा चिल्ला चिल्ली मत करो। तो हम पीछे की सीट में बैठ जाते थे और फिर हम एक सर्कल बनाते थे और जहाँ पे आई यूज्ड टू से अच्छा मुझे ये शास्त्र पता है और ये राम जी ने ये किया, और सब कहते अच्छा ये क्या है। और मुझे आज भी, जो मैं आप किस्सा कहेंगे तो मेरी एक दोस्त अभी भी है, आशना नाम है उसका, तो उसको बड़ी जिज्ञासा हो रही थी और तब हम बात करते स्वर्ग और नरक के बारे में, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी टॉपिक आता है नरक कितने हैं, कैसे दंड मिलते हैं। तो मैं सब कुछ समझा रही हूँ और उसमें मैंने नया नया सब सीखा था, तो मुझे भी बड़ा शौक था कि यार वहाँ पे बोलने से अच्छा पहले यहाँ बोलती हूँ, मेरे दोस्तों पे क्या असर होता है ये तो देखूँ। और मैं बता रही और बताते बताते मेरी नज़र उस पर गई, शी स्टार्टेड क्राइंग। अरे वो डर गई यार, वो कहती है कि ये सब होगा क्या। तो मुझे लगा कि यार इतना मत रो, बोली मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, मैं बताती हूँ। और हम इतना हंस रहे हैं उस समय, तो मुझे ऐसा लगा कि अगेन जैसे मुझे कभी विचित्र फील नहीं हुआ कि मैं बहुत अलग हूँ। मेरे दोस्तों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इन चीज़ों में, मेरे दोस्तों ने कभी भी मुझे इन चीज़ों के लिए अपने ग्रुप से दूर नहीं किया कि अरे बड़ी धार्मिक है, अरे बड़ी अजीब है, या ये तो बड़ी भक्तन है, जो मुझे काफ़ी दूसरे ग्रुप्स में दिखता था कि वो एक अलग तरीके से आपको ट्रीट करते अगर आप बहुत रिलीजियस है। पर मेरे दोस्तों ने कभी ऐसा नहीं किया और शायद ये भी कारण है कि आज तक मेरे स्कूल के ही दोस्त हैं, मेरे कोई कॉलेज के दोस्त नहीं हैं, मेरे कोई उसके बाद के बने दोस्त नहीं हैं। मेरे जितने दोस्त आज हैं सब स्कूल के फ्रेंड्स हैं। ये तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकता हूँ कि जिसके पास स्कूल के कमाए हुए दोस्त आखिर तक हैं, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है, सबसे धनवान व्यक्ति है, और ये उसके चरित्र की परिभाषा है। ये मेरे भी अनुभव है और मेरे जीवन के जिस पड़ाव पे मैं हूँ, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि जो अपने बचपन के दोस्तों को साथ नहीं रख सकता, फिर उसके साथ कोई नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है कि आपके बचपन के दोस्त अभी तक साथ में हैं, अभी बचपन की गलियों में ही घूमते हैं। और क्या कोलकाता की यादें हैं, उन गलियों की यादें हैं। जैसा मैं शुरू में कह रहा था ना, एक कथावाचक, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो जया किशोरी हैं, उनका भी एक नन्हा नटखट सा बचपन रहा होगा, कोई शरारत है जो अभी तक याद है? कौन से स्कूल में पढ़ी वैसे? जिस स्कूल मैं का? महादेवी बिरला वर्ल्ड अकेडमी। और वहीं पर ही आप क्लास वास? हाँ बिल्कुल। और एकदम लेक्चर देने की प्रैक्टिस करती? हाँ, दोस्तों के बीच। हाँ, दोस्तों के बीच। टीचर्स के बीच तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि कौन से टीचर हैं जो अभी तक याद हैं, आपको लगता है कि वो जहन से नहीं जाती, या उनकी शिक्षा अच्छी थी, या उनकी कोई बात? मिसेस चौधरी नाम है, मेरी बिजनेस क्लास की टीचर थी वो, मिसेस बिजनेस स्टडीज जो है उसमें मैं बहुत अच्छी थी। ओके। मैं 2 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी कि मैं हिंदी में बहुत अच्छी थी, मेरे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और मैं बिजनेस स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी। उनको जब पहली बार मेरे बारे में पता लगा था, और काफ़ी टीचर्स को भी पता लगा, और मुझे अधिकतर टीचर्स के रिएक्शन बहुत अच्छे नहीं मिले थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ओ ये तो हॉबी वाली चीज़ें हैं। मेरी एक टीचर ने मुझे कहा था कि दीज प्रवचन्स वोंट हेल्प यू इन योर लाइफ। तो
पर तब तक मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो मुझे उनके कमेंट का इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। लाइक ओके, उनको पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, या उनकी दुनिया से बहुत अलग दुनिया है मेरी। अगेन ये समझदारी अध्यात्म ने मेरे अंदर लाई, वरना एक बच्चा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता था कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। पर अध्यात्म ने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया था कि जब ऐसा कोई मुझसे कहता था तो मैं कहती थी कि उसको इस चीज़ की समझ नहीं है, उसकी दुनिया अलग है, इसलिए शायद वो मुझे समझ नहीं रहा, कोई बात नहीं, उसकी गलती नहीं है। पर जब उन टीचर को मेरे बारे में पता चला था, मुझे आज भी याद है, तो हमारा वाइवा था और उन्होंने वाइवा के मुझसे क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद कम से कम 15 to 20 मिनट्स वो सिर्फ मुझसे पूछ रही है कि तुम क्या करती हो, मुझे बताओ। अच्छा। अब वो इतने एक्साइटमेंट में और इतने अच्छे क्यूरियोसिटी के साथ, अच्छा वो यू स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, ओ माय गॉड यू आर सो नाइस जया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में भी कोई टीचर है जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे, की ही बात कर हाँ जी, और वो मुझे आज भी याद है, मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी। और उसके बाद हमारी बातचीत नहीं हुई क्योंकि ट्रैवलिंग इतना था और हमें साल में एक ही बार मौका मिलता था कि जो एक्स स्टूडेंट्स है वो स्कूल जा सके, और जो मैं 1-2 बार गई तब वो वहाँ नहीं थी। पर यस, वो मुझे आज भी याद है, वो टीचर, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। उन्होंने मेरे अंदर एक बहुत अलग कॉन्फिडेंस पैदा किया था जब उन्होंने इतने एक्साइटमेंट के साथ मेरे काम के बारे में मुझसे मिसेस चौधरी इस वीडियो को अगर देखें तो खुश होंगी। I love you। और उनका प्रणाम यहीं से स्वीकार करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, तब ऐसे नहीं कि पुराने टीचर से बात कर लें। अगर नहीं, उस समय ढूंढा भी पर मिले नहीं, फेसबुक पे नहीं। मैडम इस वीडियो को प्लीज देखिएगा और कोशिश कीजिएगा। जय जी, अब हम स्कूल में, अब एक्चुअली मैं अपने स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ क्लब जैसा, अलुमनाई, यस, उसमें ऐड हो रही हूँ, और जहाँ तो शायद हो सकता है कनेक्ट बन जाए। तो आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स ही स्कूल के बन गए हैं, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है, तो कई पुराने दोस्त जो 20-20 साल से नहीं संपर्क में थे वो संपर्क में आ गए। हम उम्मीद करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी स्मृति आपने बताई। तो उस वाइवा में नंबर तो फिर पूरे ही आए, बहुत अच्छा है। तो नहीं, पर मैंने पहले उन्होंने वो पता नहीं कथा से इम्प्रेस हुई कि आपके क्वेश्चंस जो सारे क्वेश्चन, मैंने कहा ना, मैं उसमें अच्छी थी और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था उसमें, तो मैं बहुत, बट कथा ने 1-2 नंबर तो और बढ़ा ही दिए होंगे, वो मैडम इम्प्रेस थी। हो भी सकता है, अब मैं बोल भी सकती हूँ। हाँ, अब तो आ रहा। ऐसी कोई शरारत जो आपको याद हो बचपन की? ना, नहीं, मैं शरारती नहीं थी, मैं बिल्कुल ऐसा क्या बचपन जो शरारती ना हो? क्योंकि समय नहीं था ना, मेरा संघर्ष बचपन था। मैंने संघर्ष, मेहनत, कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, और कोई मुझे लौटा दे। विश्वास नहीं करेंगे, मैं कथा से एक जगह जा रही थी और वहाँ पे मेला लगा था, और मैंने मेला की फ़ोटो ली और मैंने एग्जैक्टली यही लाइनें उसमें लिखी कि ये लाइनों के साथ, और मैंने गाना एक लगाया, ये मैं प्रेम की दीवानी हूँ का गाना है कि का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, कि मैंने बचपन जिया नहीं। थोड़ा और गुनगुना दीजिए। नहीं, मुझे वर्ड्स याद नहीं है, पर बहुत सुंदर है वो गाना, बहुत, कि मुझे वो गाना मैं जब भी सुनती हूँ ना, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैंने कुछ अपने जीवन में मिस किया तो बचपन का वो खेल। मुझे तो जगजीत जी की चूंकि गाई हुई बहुत मशहूर गजल है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो मुझे मैं वो टीस आपके अंदर देख पा रहा हूँ कि भागवत कथा की तरफ तो मुड़ गई, वहीं जीवन चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीठा बचपन थोड़ा सा खो गया, इसीलिए आपके मन में वो टीस है? कहीं लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए है। जैसे मुझे बहुत सोच समझ के मन है कि मैं शादी करूं, क्योंकि मुझे शादी करना है, बट समय लेकर। पर जब मैं उनको देखती हूं और उनकी बातें सुनती हूं, तो मेरी मम्मी मुझे एक दिन बता रहे थे कि आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो बहुत ऐसी स्थिति थी जब पेरेंट्स काम कर रहे थे या हम बहुत छोटे थे, तो मम्मी कहती है कि घर में हम, ये हम्बल वाला जिसको नहीं समझ में आया हो, तो बहुत साधारण सामान्य परिवार से, जहाँ पर पैसा कमाना और परिवार को चलाए रखना बड़ा संघर्ष होता है, और बहुत धनाढ़ और विरासत में मिले हुए बहुत सारी पूंजी से, जिनका जो सोने का चम्मच कहा जाता वो नहीं था। जी, एम आई राइट? यस, ठीक है। तो मम्मी मुझे बताते हैं और बहुत बहुत इमोशनल होके बताते हैं कि बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी जी, तो क्योंकि घर का सारा काम उनको करना और हाथ से ही करना पड़ता था, और कोई भी नहीं था। पापा सिलीगुड़ी रहते थे, क्योंकि कुछ चंद हज़ार उनको ज़्यादा मिलते थे सिलीगुड़ी रहने में, तो उस चंद पैसों के लिए वो घर से दूर रहते थे,
मम्मी यहाँ रहते थे, मम्मी पूरा घर बच्चे सबको संभालती थी। तो मम्मी कहते कई बार ऐसा होता था कि तुम रो रही होती थी और मैं या तो बर्तन में हूँ या मैं कपड़े धो रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि बस थोड़े ही बचे करके, जब तक मैं सब खत्म करके पहुँचती थी तब तक तुम सो चुकी होती थी। और फिर मैं तुम्हारे पास बैठ के कई मिनटों तक रोती थी कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं अपनी रोती बच्ची को गोद उठा सकूं। तो फिर वो मुझे कहते थे कि तुझे तो नहीं खिला पाए, तेरे बच्चे को खिलाएंगे। और मुझे ऐसा लगता कि कहीं मेरे इस देर करने में उनका ये सपना सपना ना रह जाए। तो कितनी देर बची है? पता नहीं, मुझे तो इंसान मिलने पर है। देखिए सही इंसान मिल जाएगा तो मैं तो कल कर लूँ। सुन लो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हालांकि हम इस सवाल को लेकर बहुत संजीदा हैं और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी उसकी अपनी होती है और जब तक वो न चाहे हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन खुद आपने स्वीकार किया इस बातचीत में कि आप शादी को लेकर बहुत सकारात्मक सोचती हैं, बहुत ओपन है। आप मुझसे अभी हम बातचीत करते तब कह भी रही थी कि आप तो कहती थी अपनी सहेलियों से कि देखना तुरंत मेरा शादी का कार्ड आएगा। मैं तो स्कूल टाइम में हम साथ, क्योंकि कॉलेज में आपको पता नहीं होता ना, सब अलग अलग कॉलेज में जाते हैं, कोई किसी ने बीकॉम लिया है, कोई साइंस, सब अलग काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहती थी कि वंस आई एम डन विद कॉलेज मैं तो तुरंत शादी कर लूँगी सबके पास, मैं तो तुरंत शादी करके आई तो वांट टू एंजॉय माय लाइफ। क्योंकि एक तो आपके दिमाग में ऐसा रहता है ना, पूरा बचपन आपने खो दिया, आपने बड़ी मेहनत की है, तो आपको लगता है अब तो मुझे एंजॉय करना है। और मेरा ये सोच बहुत था और मुझे ऐसा लगता था शादी मतलब यही है, क्योंकि आप पिक्चरों में देखते हो, पिक्चरों में आपको शादी ना इतना ह्यूज ग्रैंड दिखाया जाता है, मेहंदी, हल्दी, संगीत, सज रहे हैं, गहने, लहंगे। मेरे लिए शादी यही था, तो मुझे तो शादी करनी है। फिर जब आप बड़े होते हो ना, आपको समझ आता है ओके शादी ये नहीं है, ये तो शादी के पहले के 3 दिन है। ये 3 दिन के बाद तो वो 100-200 लोग चले जाएंगे अपने घर, फिर ये 2 जाएंगे एक कमरे में और ये आगे के 50-60 साल एक साथ बिताएंगे। तो ये सोच के ना मुझे बड़ा डर लगने लगा कि आप जिनके साथ, आपके माता पिता, उनके साथ आपके इतने मतभेद होते हैं। अब एक अनजान व्यक्ति, अनजान परिवार, आपको पता नहीं उनकी सोच क्या है, उनके घर के नियम क्या है, और आप अकेले होंगे जो एक नया व्यक्ति अपना परिवार छोड़ के चला जाएगा। तो फिर धीरे धीरे जब आपको शादी का असली मतलब समझ आने लगा, फिर भी मैंने आज तक मैं यही कहूँ, मुझे शादी से बहुत प्यार है। मुझे शादी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको सही व्यक्ति मिल गया तो। और ये अगर भी तो बहुत बड़ा है। गलत मिल गया तो ये इतना बड़ा फैसला होता है कि आपके जीवन के बाकी सारे फैसलों को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा केयरफुल हूँ अपने व्यक्ति को चुनने में। ये अगर इतना बड़ा है कि कुछ लोग इस अगर से डर के फिर उस तरफ जाते ही नहीं है, वो भी गलत है। शायद थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कैलकुलेटेड तो नहीं हो सकता। खुश है, बात एंड ऑफ द डे खुशी की है। ये किसने बना दिया कि ये करना ज़रूरी है और वो करना ज़रूरी है? एक जीवन मिला है, खुश रहना जरूरी है। अगर मुझे लग रहा है मैं इसके बिना खुश हूं तो क्या दिक्कत है? हाँ, आप दुखी भी हैं फिर भी आप रिस्क नहीं उठा रहे, तो आई विल से आप गलती कर रहे हो। फिर मरते वक्त एक आपके मन में रह जाएगी, काश थोड़ी हिम्मत कर ली होती। पर अगर आप खुश है और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से चीज़ नहीं हो रही है, तो मैं खुशी क्यों खराब करूं, तो उससे अच्छा है फिर आप अकेले ही खुश रहिए ना कि गलत फैसला लेके 2 दुखी हो जाए। आपके पास तो एक बड़ा कमिटमेंट भी है कि जो थपकी और जो दुलार आपको सही समय पर आपकी माताजी नहीं दे पाई, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, कई बार कहते हैं ना, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो वो इंतज़ार में है, तो हम उम्मीद ही करते हैं कि कोई सही व्यक्ति मिले। मैं वापस बचपन की तरफ चलते हैं। कोई नटखट, कोई शरारत आपने कहा कि करी ही नहीं बचपन में? चलिए मैं देखिए, अभी शरारत नहीं है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं थी, मैं तो बहुत छोटी थी। जो मुझे एक चीज़ बताई गई है, तो पापा का काम सिलीगुड़ी ख़त्म हो गया था और हम छुट्टियों में चले जाते थे, मैं मम्मी सिलीगुड़ी चले जा, एंड आई वाज वेरी यंग, मतलब तोतली भाषा में 1-2 वर्ड मैंने बोलना सीखा था तब। तो हम वापस कलकत्ता आने की तैयारी करें, उनका काम वहाँ हो चुका है, यहाँ उनको दूसरी जॉब लग रही है, तो वो घर हम खाली कर रहे हैं। अब खाली कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई है, एक वुडन का कुछ सामान पड़ा हुआ था, पेपर्स पड़े हैं, दूसरे कमरे में पैकिंग हो रही है। अब एक छोटे बच्चे को, एक तो जितने माँ बाप है, प्लीज़ अकेला मत छोड़िए वो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पड़ा है एक छोटा सा माचिस का डब्बा। अब मैं घर में पूजा करती तो देखती हूँ मम्मी को, तो मुझे ये तो दिखता ही है कि कैसे करा जाता है। मैंने करके ऑन गाड़ी जला दी।
अब क्योंकि वो मेरे हाथ में लग रहा था गरम, मैंने उसको छोड़ दिया। ओह, सामान वहाँ पे गिर जितने गई? पेपर और वुड का सामान पड़ा था, वहाँ आग लगनी शुरू हो गई। वो आग पर्दे तक चली गई। बट मेरे को बहुत अच्छे से बचपन में सिखाया गया था कि कुछ भी हो मम्मी पापा को आके बताना। एंड फॉर किड्स गरम के लिए एक वर्ड होता है ताता। ताता, हाँ हाँ, ये बड़ा कॉमन है भारतीय तो परिवार। मैंने अपने मम्मी के कमरे में आके चिल्लाना शुरू कर दिया, ताता मम्मी ताता। और मम्मी ने एक बार बोला, अरे बेटा भी काम कर रहे बाद में। मैंने कहा फिर मम्मी ताता। तो पापा ने कहा ये ऐसे ही तो नहीं बोल रही होगी, या तो इसको कुछ गरम लगा है या तो कुछ हुआ है। ये करके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उनको हॉल में लेकर गई, और तब तक पर्दे जल रहे थे हमारे। बाप रे। तो ये है। अब ये मैं शरारत नहीं, ये तो अनजाने में की हुई ऐसी गलती है, हाँ। लेकिन ऐसी गलतियां ही सबक भी देती है, याद भी आती है। और आपने तो एक निश्चल मन से बस माचिस को जला दिया। हाँ जी। और ये वैसा ही है जो हम जिज्ञासा, बाल मन, जो बाल सुलभ जिज्ञासा तो होती है बस यही है, मैं शरारती नहीं थी, मैं बहुत बातूनी थी। हम्म, मुझे बात करना इतना पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था, मतलब मैं 24 घंटे बात कर सकती थी। मुझे चुप कराया जाता था मेरे परिवार में कि चुप हो जा, दिन भर बोलती रहती है, जो मेरे काम में अब दिखता भी है। ये बड़ा लेकिन एक दिलचस्प सवाल इससे उभरता है जया जी कि मंच पर खूब बोलने वाली जया किशोरी, और जो कह रही हैं कि बचपन में खूब बातूनी थी और चुप कराना मुश्किल था, अब उनकी छवि ये है कि बड़ी रिजर्व्ड हैं। कुछ हद तक लोगों ने मुझे कमेंट भी भेजे हैं कि ये बड़ी रूड हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग बात कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं और आप बस हाँ हूँ करके जवाब दे रही हैं। अब आपकी सामान्य छवि ऐसी है कि ये बड़ी रिजर्व्ड है और आप कह रही हैं आप बड़ी बातूनी। तो ये बड़ी बातूनी सी जया बचपन वाली बड़ी होते होते ऐसी रिजर्व्ड सी कैसे हो गई? देखिए, बातूनी थी मैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि उस समय आप अनजानों के बीच नहीं जाते। एक बच्चे को मैं या तो मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदारों के रिश्तेदार, शादियाँ, इनों में जाती थी। वहाँ तो आपको सिर्फ सिमिलर फेसेस दिखते हैं। मैं बहुत बात करती थी। अब जब मैंने कथा शुरू करी तो कथा में क्या हुआ, हम 2 बहनें हैं, तो पेरेंट्स ने एक एक बच्चा चुन लिया। पापा ने मुझे चुना कि मैं इसके साथ हूँ, मम्मी ने छोटी बहन को चुना कि मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि उसकी भी अपनी पढ़ाई, अपना काम था। तो मम्मी ने कहा मैं इसके साथ रहती हूँ। उन्होंने मुझे, मेरे पेरेंट्स ने कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी। हमेशा एक ना एक पेरेंट मेरे साथ रहता था। तो पापा जाते थे। अब क्योंकि उस समय मैं इतनी छोटी हूँ कि ना तो मैं स्टेज देख सकती हूँ, ना मैं व्यासपीठ देख सकती हूँ, ना मुझे पता है साउंड कैसे लगता है, हमारे साथ जो कलाकार जाते थे वो कहाँ बैठेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो पापा सब कुछ देखते थे। तो वहाँ पहुँचते ही मुझे एक रूम में बैठा दिया जाता था और बाकी सब अपने काम में लग जाते थे। मेरे पास कोई नहीं होता था बात करने को। तो ना कोई बात करने को है, ना आपके साथ खाना खाने को है, ना आपका दिन हालचाल पूछने को है। तो धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई कि मुझे बात करने की आदत सिर्फ कथा में रह गई। उसके अलावा मेरी बात करने की आदत ही चली गई, और वो आदत ऐसी बन गई कि अब मैं बात ही नहीं कर सकती अगर मेरी आपके साथ बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है। तो अगर मैं आपसे ज़्यादा बात कर रही हूँ, इसका बहुत ज़्यादा मतलब है कि आप मुझे पसंद आए हैं, वरना मैं आपसे हूँ हाँ में ही बात करूँ। तो हम ये मान के चलें कि अमर उजाला का ये मंच और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है। बिल्कुल, इसलिए आप इतनी बात कर रही हैं। चलिए जया किशोरी कहीं और बाकी आई थिंक जो रूड वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब आप एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहाँ आपको प्रसिद्धि मिल चुकी है, व्यक्ति आपको इंसान समझना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हम उनकी प्रॉपर्टी है। मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल, हम कल ही एमपी में एक बहुत अच्छे सेशन के लिए थे, वहाँ बहुत बहुत लोग आए हुए थे। एंड में जाने की स्थिति ऐसी हो गई थी कि इट वॉज वेरी रिस्की फॉर अ गर्ल टू बी इन दैट क्राउड। और मेरे आसपास लोग, और धक्का मुक्की, किसी का हाथ कहीं से निकल रहा है, और उस बीच एक जन पीछे से चिल्ला रहा है, एक सेल्फी एक सेल्फी। अरे यार रुक तो जाओ। और मुझे लग रहा है इस व्यक्ति को लग रहा होगा ये कितनी रूड है, बट वो समझ ही नहीं रहा है कि जहाँ हजारों है वहाँ एक सेल्फी नहीं हो सकती। वो किसी, क्योंकि मेरे लिए आप सब एक है। अगर मैं आपके लिए एक लूंगी तो बाकी जो 10 चिल्ला रहे मैं उनके साथ भी लूंगी, और उस जगह में 10 सेल्फी लेने के लिए रुकना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर उस वक्त शायद वो बात समझ नहीं पाते हैं। या कई बार हम ऐसी स्थिति में, आज जैसे जब हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे, मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। मैं पूरी रात जग के हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि मेरा सेशन जहाँ था वहाँ से एयरपोर्ट 4-5 घंटा दूर है,
और हमने रात को 11 बजे सेशन ख़त्म किया, हम फिर 4-5 घंटा आए, मॉर्निंग सुबह की फ्लाइट फ्लाइट थी। और एयरपोर्ट पे मैं ऐसे घूम रही हूँ जैसे मतलब पता नहीं मुझे किसी ने बेहोश कर दिया, और मेरी आंखें ऐसे है, और एक जन ने आके मुझे कहा एक सेल्फी प्लीज़। मैंने कहा देखो तो सही। तो पर उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा क्या ओके ओके, बट कई बार हर कोई ये नहीं समझ उतनी पाता। समझदारी नहीं दिखाता। तो उनको लगता है कि अरे ये क्या है, तो कई लोग इन चीज़ों को रूड मान लेते हैं। पर मुझे लगता है उस वक्त शायद आप थोड़ा सा ये सोचें कि हम भी इंसान हैं, शायद कभी थके हैं, शायद कभी दुखी हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे नहीं बताते मतलब नहीं परिवार में कभी कुछ गलत नहीं हुआ, या कभी मन खराब नहीं है, या कहीं से दुखी होकर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें मन में चलती है, और उस वक्त नहीं मन करता कि कैमरे के सामने मैं स्माइल करके खड़ी हो जाऊँ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बातचीत और मैंने की है जया जी से, उसको अलग से आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। जया जी खुद भी इंसान बने रहने की कोशिश करती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि किसी को भी इंसान ही बने रहने दो, तो इंसान से बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। मतलब जैसी ग्राउंडेड बने रहने की आप कोशिश करती हैं शायद वहीं से, पर लोग जब आपका लार्जर देन लाइफ इमेज बन जाती तो वैसे आपको बने नहीं रहने देते हैं। तो ये जो 7 साल की उम्र से कथावाचन की तरफ मुड़ी हुई जया किशोरी है, वो इस तरह की बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छी चीज़ है। इसको बुरा कहना, इसको बेइज्जत करना होगा, डिसरिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं कि दुनिया उन्हें जाने, उन्हें पहचाने। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो प्रसिद्धि का भी एक नेगेटिव पहलू होता है। अब पर मेरे पिता ने बहुत बहुत पहले, मैं 14-15 साल की थी, तब मुझे एक लाइन कही थी, जब उनको समझ आ रहा था कि अब ये एक ऐसे शिखर पे जा रही है प्रसिद्धि के जहाँ इसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो उन्होंने तब मुझसे एक बात कही थी कि बेटा जितनी बड़ी होती जाओगी, छुपने की जगह उतनी कम होती जाएगी। वाह, यू विल बी जज्ड फॉर एवरी एक्ट। कि कई बार जिनको लोग नहीं जानते वो बड़े से बड़ी हरकत कर दे, किसी को पता नहीं चलेगा, और तुम्हारी बहुत मामूली सी हरकत भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस उम्र में अपने पिता से कहा था कि मैं तैयार हूँ। उसी वक्त से कॉन्फिडेंस आपके अंदर था? याद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे अपने काम से इतना प्यार है कि मुझे था कोई भी नेगेटिव पहलू इसका अगर है तो भी मैं उसको सहन करूंगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ इतनी पसंद है। और आज भी अगर 15-20 दिन से ज़्यादा अगर मेरी कोई कथा नहीं हो रही है, और मैं एक कथा की बात कर रही हूँ, मोटिवेशन इज़ अ सेकेंडरी थिंग, ये मैं एक रीज़न से करती हूँ, क्योंकि आज के युवाओं को एक अलग तरीका चाहिए चीज़ों को समझने फॉर्मेट का। चाहिए। जो मुझे पसंद है वो कथा है, और 15-20 दिन से ज़्यादा अगर कथा ना हो, मेरा दम घुटने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी वहाँ मिलती है जब मैं वहाँ बैठती हूँ, जब मैं इतनी संख्या में लोगों को भगवान का नाम जप करते सुनती हूँ, या भगवान के भजन गाते हुए, ताली बजाते हुए, किसी को रोते हुए, किसी को आंख बंद करके नाचते हुए, और मैं देख रही हूँ कि 3 घंटा यहाँ बैठा हर व्यक्ति जिसके जीवन में कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है, पर कितना खुश है। अगर मैंने जीवन में कोई बदलाव नहीं भी लाया, अगर कोई मुझे ये भी कह दे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कथा करनी, चलो ठीक है, आई एग्री विद दैट, मैंने कोई बदलाव नहीं लाया, पर मैंने 3 घंटे हजारों लोगों को खुश किया है, और मेरे लिए ये भी बदलाव है। जब आज हंसना मुश्किल है लोगों के लिए, अगर वहाँ बैठ के कोई खुश है और अपनी प्रॉब्लम्स भूल चुका है सिर्फ 3 घंटे के लिए भी, मेरे लिए ये भी सफलता है, और मैंने इतना किया है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इतनी डूबी हुई हैं इस कथावाचन में, तो भी एक सवाल तो बनता है कि अगर आप कथावाचक नहीं होती तो फिर जया किशोरी क्या होती? कि पता नहीं, क्योंकि और कुछ 6-7 साल में ही तो मुझे मौका नहीं मिला सोचने का। आज सोच सकती हैं? आज अगर सोचूं भी तो मुझे लगता है फिर मैं संगीत जगत में कुछ ना कुछ कर रही होती, क्योंकि मुझे गाने का भी शौक है। मैं कथाओं में भजन गाती हूँ, जो कि हम कार्यक्रम जब बाकी रिकॉर्ड लेबल्स में भी भजन करते हैं। तो आई थिंक मुझे गाने का बहुत शौक है। तो संगीत की दुनिया तो हो सकता है संगीत की दुनिया में मैंने कुछ ना कुछ किया होता। आप 2 बहनें हैं, या मैं टीचर भी बन सकती टीचर, क्योंकि हाँ मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अब 2 बहनें हैं, तो ये क्यों तय हुआ कि आप ही इस तरफ जाएंगी और उसको नहीं ले जाएंगे? किसी ने नहीं, हमने तय किया। मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया। आपने खुद मिलके तय किया? मैंने खुद तय किया।
तो जब मैं बच्ची थी, जैसे हर पेरेंट होते हैं, बेटा अंकल को डांस करके दिखाओ, बेटा अंकल को। अब तो हम क्योंकि हमारे घर में हर हफ्ते कीर्तन होते थे, तो मुझे बहुत बचपन से ही कीर्तन याद थे। तो ये इंसिडेंट जहाँ से शुरू हुआ, अब ये बड़ा ही सबको चमत्कारी लगता है, मुझे ऐसा लगता है तो लिखा था मेरे जीवन आप तो जो में सच है होना। वो बताइए। हमने शुरू में ही कहा कि एक सच होता है जिसको तो सामने संडे का दिन है, हम्म। बहुत छोटी उम्र है मेरी, मैं तो कहूँगी 6 साल की ही होंगी मैं। 7 साल तो मैंने काम करना शुरू ही कर दिया था। और मेरे घर के बगल में एक धर्मशाला है, जो नॉर्मल लोकल चैनल्स होते हैं, उस चैनल पे, उस धर्मशाला में कीर्तन हो रहा था, वो उस लोकल चैनल पे दिखाया जा रहा था। तो हम घर पे बैठ के देख रहे एक नॉर्मल फैमिली की तरह। तो पापा ने कहा कि अरे ये तो बगल में ही हो रहा है, खाली बैठे हैं, चलते हैं। तो हम सब चले गए। वहाँ पे एक बहुत सुंदर भजन गायक है, कुमार विशु जी, जिनका एक बहुत सुंदर भजन था, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो वो उस प्रसिद्ध भी बहुत है, और उस समय तो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे। तो पापा ने कहा चलते हैं। अगेन, क्योंकि मेरे घर में कीर्तन होते थे तो मुझे भजन आते थे, और ये उस समय का बहुत प्रसिद्ध भजन था। एक नॉर्मल बच्चे की तरह, जो कीर्तन में बच्चे करते हैं, फूलों से खेलते हैं, मैं वो खेलते खेलते आगे तक चली गई। और मैं फूलों के साथ खेलते खेलते उन्हीं भजन गायक के नीचे उस भजन को लिपसिंग कर रही हूँ। उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। जो बात आई गई हो गई। नेक्स्ट डे उन्होंने पता नहीं कहाँ से हमारे घर का एड्रेस पता किया, और वो हमारे घर पे थे। और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि इस बच्ची में कुछ है बात, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ यही कहा, भजन में बढ़ाइए नहीं, कथा में बढ़ाइए, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बस कुछ बात है। और मेरे पिता ने कहा अब क्या बात है, मतलब उनको समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा क्या किया उस दिन तुमने? मैंने कहा क्या किया, वो जो गा रहे थे गाया। तो उन्होंने कहा गा के दिखाओ, मैंने गाया। अब ये गा के दिखाओ एक से रिश्तेदारों में हुआ, तो रिश्तेदारों के घर कुछ होता, तो उन्होंने कहा अरे जया गा के दिखाओ उस दिन क्या गाया था। गा के दिखाओ, गाते गाते मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। तो मैंने 7 साल की उम्र में भजन गाना शुरू किया। मैं कथा नहीं करती थी, कथा तो मैंने 11-12 साल की उम्र में की। 7 से 10 मैंने भजन गाए हैं। तो मैं भजन बहुत गाती थी। भजन से फिर वो धीरे धीरे मैंने बहुत बहुत बड़े कथाकार हुए उस समय, मायरा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। अगेन उनकी कैसेट आती थी, जो मेरे दादा से मेरे पापा भी सुनते थे। पापा घर पे सुन रहे थे, मैंने उनको कहा क्या सुन रहे हो? उन्होंने सुनाया थोड़ा 15-20 मिनट। मैंने कहा करते हैं। पापा ने कहा क्या करते हैं? मैंने कहा जो भी है ये करते हैं। 1.5 साल मुझे उसको तैयार करने में लगा, पर वो मेरे जीवन की पहली कथा थी। 3 दिन का नानी बाई का मायरा, नरसी मेहता भगत हुए कृष्ण जी के, उनकी कथा है जो अभी भी आपकी। तो मेरे जीवन में कुछ भी बहुत डिसाइडेड नहीं था, मैंने चलते फिरते किया, सुना, अच्छा लगा, मुझे करना है। और मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा ये क्या करना है, क्यों करना है, अभी तो पढ़ाई है। उन्होंने कहा करना है, अच्छा लगा, करते। तो इसीलिए हमें कभी भी फोर्स नहीं किया गया हमारे परिवार में, ना मुझे ना मेरी बहन को, कि यही करना है, यही बनना है, पूरा समाज ये कर रहा है, सारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं। हमने कहा ये करना है, तो उन्होंने कहा ये करते, और पूरा परिवार उसकी मेहनत में जुट गया। वो स्वतंत्रता, वो फ्रीडम आपके पास तब से था। एग्जैक्टली तो इसीलिए हमको कभी भी बताया नहीं गया। उसने कहा उसको संगीत जगत में करना है, तो मेरे माता पिता ने कहा वो करते। उन्होंने फिर अच्छे अच्छे क्लासेस ढूंढने शुरू किए कोलकाता में, जहाँ उसको शास्त्रीय संगीत सिखाया जाए, क्योंकि मेरे पिता कहते हैं तुम्हारा बेस, जड़ मजबूत होना चाहिए, तभी इमारत अच्छी रहेगी। तो जड़ पे हमेशा उन्होंने बहुत काम किया, चाहे मेरी पढ़ाई हो चाहे उसकी संगीत की पढ़ाई हो। परवरिश का क्या महत्व है, ये आपकी बात सुनकर समझ में आता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों के रुझान की तरफ बहुत करीब से देखें, उनकी रुचियों को समझें, तो वो प्रतिभा जो अंदर नैसर्गिक रूप से थी वो पुष्पित पल्लवित होगी, और दबने या मरने की बजाय वो निखर कर दुनिया के सामने आएगी। इसीलिए जया किशोरी दुनिया को मिल पाई। बिल्कुल। और मैं जब लोग कई बार हमारे पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर, और फिर वो बच्चों को कहते हैं सीखो इनसे, आपकी उम्र की है, देखो कहाँ हैं। और मैं बहुत ब्लंटली उन पेरेंट्स से कहती हूँ मुझसे नहीं, आप मेरे माँ बाप से सीखो, क्योंकि अभी बच्चे 24-25 के नहीं हो जाएंगे, आपको शादी की चिंता हो जाएगी। मेरे माता पिता को आज तक नहीं हो रही। उन्होंने मेरी कला पे, उन्होंने मुझे पैरों पर खड़े करने पर, मेरे संस्कारों पे, इस पर काम किया। आप भी करिए।
हर घर में एक बेहतरीन बच्चा है जिसमें कुछ ना कुछ कला है। बस माँ बाप की ज़रूरत है कि वो उसको वो स्वतंत्रता दे, उस पर विश्वास रखे कि ये कुछ कर सकता है। मुझे लगता है हर घर का बच्चा कुछ ना कुछ बेहतरीन करके दिखाएगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि ये सचमुच बहुत बड़ी चीज़ है। परवरिश जो मेरे माता पिता ने भी मुझे स्वतंत्रता दी जो मैं चुनना चाहता हूँ, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम हर एक किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता, अंदर कुछ होता है। ये कुमार विशु जी वाली जो घटना आपने सुनाई, सचमुच चमत्कार से तो कम नहीं लगी मुझे। ये कहीं और जिक्र आया है क्या इसका? नहीं, मतलब हाँ, एक दो इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है, और वो हमेशा कहते हैं हमारे रिश्ते आज भी उनसे बहुत अच्छे हैं। तो वो उनको हम जब भी मिलते हैं तो फिर अब वो पापा से कहते हैं मैंने कहा था ना शर्मा जी। तो उनको तो हाँ, उनको पता नहीं क्या, पर वो अगेन जैसे मैंने कहा ना, माध्यम होते हैं। वो मेरे जीवन के माध्यम थे। ईश्वर किसी न किसी को तो माध्यम के रूप में चुनेगा ही। तो अगेन मैं इसलिए ये चीजें मेरे जीवन में तय थी ईश्वर के माध्यम से, संयोग हुआ। मैं बनना नहीं चाहती थी, मुझे पता ही नहीं था कथाकार होता क्या है, मुझे पता ही नहीं था ये कोई फील्ड भी है, और बहुत लंबे समय तक नहीं पता था। मैं 15-16 साल की थी तब तक मुझे नहीं पता था। मैं तब तक सिर्फ वो कर रही थी जिसको करने में मुझे अच्छा लग रहा था। तो जो बहुत लोगों को ये लगता है ना कि सोच समझ कर, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चों को सोच समझकर कथावाचन में लाया जा रहा है, और एक दो ऐसे बच्चे, मैं जानबूझ के नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनके माता पिता एक्सपोज हुए, क्योंकि बच्चा दरअसल वैसा कर नहीं पाया, फैब्रिकेटेड था। जो फैब्रिकेटेड होता है वो एक्सपोज भी होता है, पर फिर बच्चों को ऐसा ना करें। उनको लगा कथावाचन में बढ़िया करियर है तो ज़बरदस्ती धकेला गया, और जब ज़बरदस्ती धकेला और कुछ टीवी पर इंटरव्यूज़ वगैरह हुए तो बच्चे एक्सपोज हो गए। या आपकी बात ये सबक सिखाती कि जो नैसर्गिक झुकाव है वो अलग होता है, और जो आप ज़बरदस्ती धकेल कर उसको कथावाचन के करियर में डालना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ खूब पैसा और शोहरत है, वो एक अलग चीज़ है। आपने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये करियर है या ये फील्ड है। मुझे मेरे माता पिता को भी नहीं पता था, उनके लिए भी चीज़ें इतनी नई थी, उन्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो मेरे साथ मेरे माता पिता ने भी पूरी पढ़ाई करी है। तो जो नए बच्चे थोड़े एक्सपोज हुए हैं, कैमरा से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी एक पत्रकार होने के नाते, और इस तरह की कथाओं को हम लगातार, जो इस तरह की घटनाएं हैं, कथा तो नहीं, उन घटनाओं को लगातार हम दिखाते हैं अमर उजाला पर भी। हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ऐसा करते हैं इसलिए हमें खबर के रूप में उसको बनाना पड़ता है। जया जी की बात से ये सबक मिलता है कि नैसर्गिक झुकाव होना चाहिए, अंदर कुछ उस तरह की नैसर्गिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, और फिर माता पिता का साथ होना चाहिए, फिर आगे जो ईश्वर की मुझे लगता है एक एज तक सोशल मीडिया से आपको बच्चों को दूर रखना चाहिए। बड़ी बात आप कह रही हैं। मुझे क्लास 10 बोर्ड्स खत्म, मतलब अगर देखा जाए तो क्लास 11 में फ़ोन मिला था। उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे नहीं पता था इंटरनेट की दुनिया क्या है, मुझे नहीं पता फ़ोन्स क्या होते हैं। हम बाहर भी जाते थे तो वो मम्मी पापा का जो नोकिया का फ़ोन होता था वो लेकर जाते थे, जिसमें कुछ भी नहीं है सिवाय वो स्नेक्स वाले गेम के। हाँ, स्मार्टफोन नहीं था। हाँ, तो नहीं दिया ही नहीं गया, हमें दिया ही नहीं गया ये चीज़। तो मुझे इस दुनिया से बहुत दूर रखा गया था। जब उनको लगा अब ये समझदार है, अब इसने एक माइलस्टोन, क्लास 10 बोर्ड्स एक माइलस्टोन होता है आपकी लाइफ का, वो पार किया है इसने, तब जाके उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ाया। उसके बाद भी 1 साल तक मेरे फ़ोन पर पूरी नज़र रखी गई। 1 साल बाद मैं कहूँगी मेरे माता पिता ने उस साल के से लेकर आज तक मेरे फ़ोन को कभी हाथ नहीं लगाया। ये भी बड़ी बात है कि फिर भरोसा हो गया तो फिर पूरा 1 साल देखा, 1 साल मैसेजेस भी देखे, क्या क्योंकि एक नया फ़ोन मिला ना, उनको है कि इसको नया इंस्ट्रूमेंट मिला है, ये क्या इस्तेमाल कर रही है, ये कैसी बातें कर रही है। और ये भी था क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी छूट दी थी मुझे कि मैंने बेझिझक उनको हर वक्त सारी बातें बताई थी। एक उम्र आती है हर युवा की उम्र, मित्रता हो जाती है कि आपके मित्र आपको अटपटे जोक्स सुनाते हैं, नई तरीके की बातें, क्योंकि वो चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। तो हम भी मित्रों में हम ऐसी बातें करते थे। अब बात हुई उसके नेक्स्ट दिन, मुझे आज भी एग्जैक्टली याद है कि मैंने घर जाके वो जोक मम्मी को सुनाया, और उसके बाद मैं वापस आई तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि आप पता है कल जो ना, उसके लिए मम्मी को मैंने बोला मम्मी मुझे ऐसा ऐसा कह रही थी, और मेरी फ्रेंड्स सब शॉक्ड, बोलती है आर यू स्टूपिड, ये मम्मी को बताने के जोक्स नहीं होते। बट मैंने बोला वो तो बिल्कुल उन्होंने जज नहीं किया, वो भी हंसी मेरे साथ, तो उनको लगा तुम्हारी होगी, हमारी तो ऐसी नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर चीज़ मेरे माता पिता ने की कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की भी छूट दी, और ये अब वो मुझे समझाते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमें बड़ा मज़ा आता था कि तुम आके बताती थी, हमें ऐसा भी लगता था कि ये क्यों ऐसी बातों में पड़ रही है। पर मुझे एक चीज़ समझ आई कि कम से कम हमें पता तो है कि तुम किन बातों में हो अभी,
ताकि कभी भी दिक्कत आई तो हम तुमको संभालने के लिए तैयार होंगे। तो तुम्हारे दोस्त क्या बात कर रहे हैं, तुम किस माहौल में हो, हमें इसके बारे में पता है। ये आपको अपने बच्चों के साथ करना है, क्योंकि जिस बच्चे को कुछ करना होगा वो या तो बता के करेगा या छुप के करेगा, पर करेगा। इससे अच्छा बता के करे, कम से कम आप संभालने को तो तैयार हो। तो यहाँ भी बहुत अच्छी फ्रीडम मुझे दी गई। तो बट बच्चों को आप सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि अगेन वो फेम के लिए फिर करेंगे। मैंने फेम के लिए किया नहीं, क्योंकि मुझे फेम क्या होता पता ही नहीं था। बहुत दिलचस्प बात है कि माता पिता से इतनी खुली हुई थी, मित्रता थी और सब बातें आप, और आजकल की बहुत सारे जो समस्याएं हैं बच्चों की ना, वो इसीलिए हैं कि वो खुले हुए नहीं हैं अपने माता पिता के साथ। ये जो आपका जो जीवन में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा क्षण था ना, जब आप वो फूलों से खेलती हुई मंच के पास चली गई, वो जो भजन था उसको सुना दीजिए। यही कभी प्यास से, गा के सुना दीजिए। वो इतना अच्छा गाए, कहाँ मैं अब थोड़ा सुना दीजिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आई थिंक ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है, सुना भी है लेकिन आपके मुंह से। और जो चूंकि इस भजन ने एक बड़ी तब्दीली जीवन में लाई, चाहे वो माध्यम ही था, तो ये बड़ी बात रही। फिर बचपन की ओर ही हूँ। 2 बहनें आप, तो दोनों बहनों के बीच में कैसी केमिस्ट्री, कैसी बॉन्डिंग, बचपन की कोई वो, क्योंकि अब तो दोनों आप बड़ी हो गई, लेकिन बचपन दोनों बहनों का कैसा बीता, बहन के साथ किस तरह की बातचीत, कोई ठिठोली, कोई शरारत? अगेन हम मतलब बचपन में तो हम बाकी सब जैसे ही थे कि हम बहुत लड़ाइयाँ करते थे। और क्योंकि वो छोटी बहन थी, तो छोटी बहनों में एक जासूस होता है अपने आप, पता नहीं अंदर, तो जिसका काम था हर चीज़ जाके मम्मी को बताना कि मम्मी आज पता है ये ऐसे बात कर रही थी, जबकि मैं बताती थी, पर मुझे ये चल सकता कि ऐसे क्यों जाके बताती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स को जब ये पता लगने लगा तो वो जानबूझ के, कि मैं एक ही स्कूल से दोनों पढ़े हुए हैं और वो मुझसे 1 क्लास ही छोटी है, तो जब भी छुट्टी होती थी और हम सब साथ खड़े होते थे तो वो मेरे पास आती थी। तो मेरे फ्रेंड्स उसके आते ही मेरे कान में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो नाटक करने लग जाते थे। और फिर उसको ऐसा लगता था कि कान में, फिर वो घर जाके फिर मम्मी आज ये कान में बात कर रही थी। और मैंने कहा क्यों मेरी क्लास लगवाते हो ज़बरदस्ती। फिर मम्मी मुझे कहती थी जब सब हमें पता है तो तुम क्यों ऐसे बात करते हो। मैंने कहा बात नहीं, वो उसको छेड़ रहे हैं। तो बड़ी वो जासूस सी थी, तब हम बहुत लड़ते थे। पर आई डोंट थिंक कुछ ऐसा खास है। एक है मेरी बहन के दांत में खिड़की है टूटी हुई जो मेरी वजह से है। अरे ये क्या किस्सा है? कि हम भागा दौड़ी खेलते हैं ना, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो अगेन वो मुझे पकड़ने आ रही थी और वो जिस स्पीड से आ रही थी उसको लगा कि मैं रुकी रहूंगी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पकड़म पकड़ाई का मतलब ही होता है कि मुझे तुमसे बचना है। तो वो एकदम स्पेस में आ रही है भागते हुए, और बस वो मुझे पकड़ने ही वाली कि मैं साइड हो गई और वो जोर से गिर गई और उसके सामने के दांत टूट गए। और जो आज तक वैसे ही हैं। अरे ये तो वो बचपन की शरारत थी जो शायद हम जानना चाह रहे थे और निकल गई। हाँ, बट मेरी कोई गलती नहीं, दैट्स नॉट। वो तो आपने माचिस से आग लगाई, उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं थी। बट आप अगर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं तो क्या मैं खड़ी थोड़ी रहूंगी कि आओ मेरे को पकड़ो, फिर तो मैं डिनर बन छोटी गई थी ना। वो, उसमें इतनी समझ कैसे आएगी? उसकी गलती है मेरी क्या गलती? इस बात पे आज भी लड़ाई होती है। हाँ, वो कि तूने मेरे दांत लड़ाई तोड़। नहीं, वो तो कभी भी हम कहीं भी बैठे होंगे ना तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, क्योंकि अगेन मैं शरारती नहीं थी, मैंने बड़ा ध्यान रखा उसका। तो जब भी मैं ऐसा कहती कि मैं तो हमेशा से बहुत अच्छी सिस्टर थी, तो बोलती हाँ ये दिख रहा है। मैंने कहा ये तो तुम्हारी मूर्खता थी मेरी गलती नहीं थी। बट हाँ, अब हमारा रिश्ता, और सिर्फ अब नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत 16-17 साल के हुए तब से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। इतना अच्छा कि टचवुड मेरे पेरेंट्स कई बार मुझसे कहते हैं कि हमें चेतना नाम है उसका, कि चेतना की कोई चिंता नहीं है, हम नहीं भी रहे तो जया उसको संभाल लेगी। दोस्त भी हो गए होंगे तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उससे काफ़ी मुझसे लगाव है कि उसे ऐसा लगता है मैं जब घर नहीं रहती तो उसका मन नहीं लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मुझे घर नहीं लगता है। तो उसे बड़ा, जब भले ही हम बहुत दिनों तक भी साथ रह ले और मैं 2 दिन के लिए भी अगर जा रही हूँ कोई एक सेशन करने के लिए, उसका चेहरा उतर जाता है, कब आओगी वापस, मुझे याद आ रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि तो तो डर नहीं लगता, तू ना हो तो घर घर नहीं लगता। हाँ जी, उसका काफ़ी ज़्यादा मुझसे लगाव जुड़ाव, अब बहन जैसा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि माँ जैसी फीलिंग उसको आती है, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स बड़े खुश रहते हैं कि उनको चिंता स्वाभाविक नहीं है, और होती बड़ा है। प्यारा मीठा सुंदर सा रिश्ता अगर है तो उसको सेलिब्रेट और एंजॉय ही किया जा सकता है। लेकिन वो भी संगीत की दुनिया में है, आप भी भजन गाती हैं, तो दोनों बहनों की जुगलबंदी वाला कोई और उसकी दुनिया ऐसे अलग है, वो इंडस्ट्री तरफ ज़्यादा काम कर रही है, बट हाँ मेरे लिए वो भजन लिखती है, वो भजन बनाती है, वो कंपोज़र है, लिरिसिस्ट है। अच्छा, वो लिखती भी हैं। हाँ जी, तो मेरे कई भजन हैं जो उसने लिखे हैं, उसने कंपोज किए हैं। तो मुझे ऐसे है, मुझे फ्री में कंपोज़र और राइटर मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों बहनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है। अब मैं एक ऐसे सवाल पे आता हूँ जो आपकी बातचीत के विषय होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी और कथावाचक के रूप में भी। जीवन में बहुत तनाव है, बहुत आपाधापी है और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। छोटी छोटी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं। आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मेरा एक तो गुस्सा बहुत अलग है। मैं चिल्ला चिल्ली नहीं करती गुस्से में, मुझे पसंद नहीं है। मैं शांत हो जाती हूँ, मैं बात नहीं करती किसी से जब मैं क्रोधित हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप शांत हैं तो गुस्सा है? हाँ, मैं बात नहीं करूँगी तब, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। और कई बार वो शांति इतनी होती है कि आप मेरे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं, कि आप मेरे आसपास बात भी कर रहे होंगे और मैं रिएक्ट ऐसे करूँगी जैसे कमरे में कोई है ही नहीं। ये आपको गुस्सा जताने का तरीका है? हाँ, क्योंकि मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं चिल्लाऊंगी तो मैं 30 सेकंड में रोने लग जाऊंगी, तो मुझसे ज़बरदस्ती चिल्लाना नहीं होता। पर हाँ, मुझे जो चीज़ ख़राब लगती है, जिससे मुझे क्रोध आता है, मुझे सिर्फ बदतमीज़ी नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है रिश्ता कितना भी करीबी हो, आपके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, जो मेरा है। मैं क्रोध में भी बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, और प्रेम कोई और एक रिश्ता नहीं होता, बहुत रिश्ते, दोस्त है, भाई बहन है, कजिन्स है, मम्मी पापा है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप क्रोध में भी उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो मेरे शब्दों का चयन सही होता है क्रोध में भी, ताकि मैं एंड ऑफ द डे लड़ाई के बाद ये ना कहूँ सॉरी आई डिडंट मीन दैट, आई मेंट एवरी वर्ड। अगर मैंने बोला है तो मैं वो चीज़ शांत होने के बाद भी उस पर कायम रहूँगी कि मैंने वो बोला। पर कई लोग जब झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, वो बाद में कहते सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। और मुझे लगता है मुंह से नहीं निकलता जब तक आपके मन में कहीं ना कहीं वो बात दबी ना हो। बहुत सुंदर बात और बहुत महीन बात। और हम सबके जीवन में ऐसे बहुत किस्से होंगे जहाँ पर बहुत करीब का व्यक्ति चोट भी वही पहुँचाता है जो करीब होता है, और वो कुछ कह जगह पता है ना आपको, तकलीफ कहाँ होती कि है, कहाँ सबसे यू हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। और ऐसा वो लोग करते हैं जिनको आप दरवाज़ा खोलकर अंदर आने देते हैं, उस खिड़की से झांकने देते हैं जो सबके लिए बंद है पर कुछ लोगों के लिए खुली है। और वो जब ऐसी हरकत करते हैं तब सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचती है, और वो बाद में कहते हैं कि आई डिडंट मीन दैट, या मेरा वो मकसद नहीं था। भाई मकसद नहीं था तो कहा क्यों या किया क्यों? और इस फ़लसफ़े से, इस सोच से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्रोध में भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सबसे खूबसूरत बात। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, मैं बातचीत करता हूँ पत्रकार के नाते, मेरी जीवन की उपलब्धि है कि बहुत लोगों से बात करने का मौका मिलता है, लेकिन ये एक हाईलाइट है और इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। जया किशोरी कह रही हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ से उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है, चाहे उसी वजह से सुन लें, लेकिन ये ज़रूर सुन लें जो जया जी ने कहा। और मैं चाहूँगा इसको हम अलग से बाद में रील बनाकर भी साझा करेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको क्रोध में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये वो पंक्ति है जो शायद सबको जहन में रखनी चाहिए। और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि हमने कई रिश्तों को सिर्फ इस वजह से टूटते हुए देखा है। आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया जब बहुत करीब था और क्रोध में कुछ हुआ? और बहुत मेरे कई दोस्त छूटे, कुछ अपने छूटे। और छूटे का मतलब यही कहूँगी, मैंने छोड़ा। मेरे कई दोस्त मुझसे अलग हुए, जिन्होंने झगड़े में या कुछ अपने, जिन्होंने विपरीत सिचुएशंस में ऐसी बातें कर दी जो बाद में फिर वो उसको जस्टिफाई करते हैं। पर मेरी एक दिक्कत है, और मुझे लगता है जब आप बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, आपकी ये तकलीफ हो जाती है, आपका डिटैचमेंट गेम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है।
तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मेरा इतना स्ट्रांग है कि अगर मुझे आपसे प्यार है तो मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ बिना पलक झपके। मेरा प्यार इतना ज़्यादा होता है किसी के लिए, मैं इतना प्यार करती हूँ। मेरे आसपास वाले कहते हैं कि मेरे प्यार में मदरली लव है, जैसा एक माँ प्यार करती है। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं जान दे दूँगी आपके लिए। पर जहाँ हल्का सा भी मुझे लगा कि आप उस प्यार के लायक नहीं हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है जो अब हम एक दूसरे के साथ एक पेज पे रह नहीं सकते हैं, मैं आपको जानने से भी इनकार कर दूंगी। क्योंकि आपने बहुत सुंदर कहा कि हम खुद दरवाज़ा खोलते हैं, पर वो दरवाज़ा बंद करना मेरे ही हाथ में है। तो अगर मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोला है और अगर आप अंदर आने के लायक अब नहीं हैं, तो मैं बहुत अच्छे से उस दरवाजे को बंद कर दूंगी। जिससे कई लोगों को तकलीफ होती है ये सोच कर के, अरे आप तो बड़े पत्थर दिल हैं, अरे इतनी जल्दी सब भूल गए। हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रेम होता है जो व्यक्ति प्रेम के लायक होता है। मैं उस रिश्ते के बाद भी उस मेमोरी को बहुत अच्छे से सजो के रखती हूँ कि मेरे लिए वो व्यक्ति अब है ही नहीं। वो व्यक्ति उसी समय, वो दोस्त वही था जब मेरी दोस्ती थी या जब मेरा प्रेम था। अब मेरे लिए वो व्यक्ति चला गया, अब जो दूसरा है वो एक नया है और उस नए से मुझे प्यार नहीं है। तो मैं क्यों इस परिस्थिति में रहूं बहुत देर तक। तो ये मेरे अंदर एक शक्ति है जो मुझे अध्यात्म ने दी है और ये सबके अंदर होनी चाहिए। तो जब आपने जैसे कहा कि कोई और तकलीफ पहुंचाता है, मैं उसके लिए नहीं सोचती कि उसने कुछ गलत किया। एक बहुत सुंदर कहावत है कि कैसे उस तूफान को दोष दे दूं सब कुछ बिखारने के लिए, जबकि खिड़की मैंने ही खोली थी। कैसे उस तूफान को दोष दे दूं सब कुछ बिखेरने के लिए, जबकि खिड़की तो मैंने ही खोली थी। उस तूफान का स्वागत मैंने खुद किया था। लेकिन जया जी, काश की ये जो डिटैचमेंट है, ये जो अलगाव है और उसके बाद एकदम से विरक्त हो जाना इतना आसान होता। आसान होगा जब ईश्वर से प्यार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो इस इंसानी भावना के मायाजाल से इतनी आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हम कहने को तो कह देते कि जा तुझसे रिश्ता नहीं रहा, लेकिन घाव रिश्ते हैं, दर्द सालता है, टीस देता है, तकलीफ़ देता है। जब हम उन अच्छे दिनों को याद करते हैं जो हमने साथ में बिताए, और फिर जब कोई एकदम से वैसा व्यवहार करता है जैसा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अंदर बहुत, तो वो डिटैचमेंट सबके लिए उतना आसान नहीं। देखिए, आप डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। मैंने कहा ना, मुझे वो व्यक्ति याद आएगा, बहुत आएगा, मुझे रोना आएगा, मैं बहुत उदास रहूँगी, पर डिटैचमेंट मेरे लिए ये है कि मैं वो दरवाज़ा फिर नहीं खोलूँगी। मैं उस दरवाजे के अंदर तो बहुत रोऊंगी, मैं बहुत तकलीफ में रहूंगी, मुझे बहुत समय लगेगा उससे उभरने में, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तो मुझे वो चीज़ें अभी भी याद आएंगी, मुझे वो दोस्त आज भी याद आते हैं, वो समय, वो बचपन याद आता है, वो रिश्ते याद आते हैं, पर मैं दरवाज़ा अब नहीं खोलूंगी। मैं यहाँ तक कि मैं ये तक कहती हूँ कि मैं आगे भी इतनी जल्दी बढ़ती हूँ कि मैं आपके लिए अब कोई नफ़रत की भावना भी नहीं रखती। तो आज भी अगर वो रिश्ते मेरे पास आ जाए और कहे मुझे आपकी ज़रूरत है, या कुछ ऐसी परिस्थिति हम चाहते हैं आप कुछ मदद करो, मैं बहुत खुले दिल से उनकी मदद करूंगी, मैं बहुत सम्मान से उनकी मदद करूंगी, उनका जो भी उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पर वो जैसे ही सॉल्व हुआ फिर हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं उस रिश्ते की इज्जत करती हूँ कि एक समय था जब हम अच्छे दोस्त थे, अच्छा समय बिताया था, अब हम नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस समय को भूल चुकी हूँ, पर मैं रिश्ता वापस नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। एग्जैक्टली। ऐसा कोई पर्टिकुलर रिश्ता बिना नाम लिए जो आपको बहुत मलाल पहुंचाता है कि यार मित्र था या सहेली थी या कोई जो इसी तरीके से टूटा और फिर अब दरवाज़ा बंद है लेकिन मलाल बहुत है? मलाल तो देखिए मेरे मन में नहीं रहता कभी, रिश्ते के टूटने का मलाल। हाँ, मेरे दोस्तों का है। मेरे एक दो दोस्त थे जो बहुत करीब थे, और आपको दोस्तों के लिए लगता है, मुझे लगता है दोस्ती ना बहुत खास रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा। बाकी सब रिश्ते इधर उधर, फैमिली को छोड़ के बाकी सब आपके आसपास रहे नहीं रहे, वो इंसान जब धरती पे आया तो माँ बाप भाई बहन ये तो होना ही है, प्राकृतिक है। Exactly. कमाया हुआ रिश्ता तो दोस्ती होता है। तो वो जब मुझसे छूटे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ काफ़ी समय तक कि वो मुझे समझे नहीं होंगे। और वो रिश्ता भी बहुत स्टूपिड से रीज़न से टूटा था, क्योंकि मैं सफल हो रही थी। हाँ। और उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, उनको वो चीज़ अटपटी लग रही थी। तो उस चक्कर में कुछ बातें हुई
कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई जिन बातों ने। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो बचपन के रिश्ते होते हैं, आपके बचपन के दोस्त थे मेरे, मैंने बहुत समय बिताया उनके साथ, बहुत विश्वास किया उन पर, तो आज भी ऐसा लगता है कि गलत हुआ। पर फिर अगेन मलाल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप था, उसमें से कुछ निकले, कुछ रह गए, तो मुझे लगता है जो रह गए वही मेरे सच्चे और पक्के दोस्त थे। तो जो सच्चे थे नहीं, उनके छूटने का अब क्या कहूँ। पर जय जी, ऐसा नहीं लगता कि एक लाइफलाइन तो होनी चाहिए? गलती हो जाती है, इंसान है, कोई भी भगवान। नहीं, मैंने बहुत लाइफलाइन दी। अच्छा, दी? हाँ जी, पर आप तो कह रही हैं एक बार दरवाजा बंद तो बंद। नहीं, मौके मतलब बंद नहीं करूंगी मैं तुरंत, मैं मौके देती हूँ। अच्छा, उन सारी लाइफलाइन, मैं इसीलिए दरवाजा नहीं खोलती। कितनी होती है आदमी के पास जो आप? जब तक मेरा प्यार आपके लिए खत्म नहीं हो जाता। अच्छा। 1% भी अगर मेरे मन में आपके लिए प्यार है ना, मैं तब तक दरवाजा खुला रखूंगी। मैं इसीलिए तो मैंने कहा ना, डिटैचमेंट क्यों स्ट्रांग है। मैंने बंद उसी दिन किया जिस दिन मेरी भावना ही खत्म हो गई आपके लिए। तो थोड़ा गुंजाइश रहती है ना, क्योंकि देखिए शुरू से आप ही इस चीज, इसीलिए मुझे मलाल नहीं रहता हाँ, छोड़ने का, कि मौका पूरा दिया। मैंने अपना 100% दिया, मैंने मौके पूरे दिए। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरे हैं तो अब मुझे आपको छोड़ने का कोई मलाल ही नहीं है कि कोई बात नहीं, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, आप लायक नहीं हो उस रिश्ते। लाइफलाइंस मिली हैं तब तो फिर ठीक है। बहुत अरे कुछ देखिए, शुरू से आप ही इस बात को सबसे ज्यादा एडवोकेट कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, और हम इस धरती के इंसान हैं तो हमें कमियां भी हैं, गलतियां भी हैं, खामियां भी हैं, और हम हो सकता है कि गुस्से में कुछ कह बैठे। नहीं, आपने ठीक कहा कि जो क्रोध में भी ठेस नहीं पहुंच, पर हो गया तो एक लाइफलाइन, 2 लाइफलाइन तो होनी चाहिए, वो होती है। हाँ, रिश्ता है तो होती है। तो ऐसे जो 1-2 छूट गए, उनसे वापस जोड़ने वाली कोई लाइफलाइन नहीं? खत्म, नंबर चेंज, ब्लॉक कर दिया फोन पे। हाँ, मुझे नहीं पसंद वापस उन चीज़ों में जाना, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ मन में है। और अगर मन में है तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। छोड़ा ही इसीलिए क्योंकि मन में कुछ, जब मन में कुछ है ही नहीं तो वापस उन पुराने दिनों में उल्टा क्यों चलना। आपको जीवन में आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है। रिश्तों के धागे बड़े महीन होते हैं, और रिश्तों पे जो बात, मुझे लगता है, देखिए हम बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिश्ते, आसान है। हम करते थे, आप कॉम्प्लिकेट करते हैं, मत करिए। बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, मेरे कुछ सिद्धांत है और वो मेरे सिद्धांत हर रिश्ते में है, चाहे प्रेम का रिश्ता होगा, दोस्ती का होगा, रिश्तेदारों का होगा, या किसी के साथ कार्य कर रही हूँ तो उनके साथ होगा। मेरे कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के हिसाब से ही मैं चलती हूँ, और वो सिद्धांत मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसी सिद्धांतों ने मुझे आज मैं जो हूँ वो बनाया है। अगर आप उन सिद्धांतों के खिलाफ जाओगे, नो मैटर मुझे आपसे कितना प्रेम है, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। और वो मैं डे 1 पे क्लियर करती हूँ। मैं झूठ नहीं, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैं रिश्ते में बदल गई। मैं जैसी हूँ उन सिद्धांतों को लेकर मैं एंड डे तक वैसी ही रहती हूँ, और इसलिए मैं पहले ही क्लियर करती हूँ कि ये नहीं करना, ये किया तो मैं चली जाऊंगी। और जब आप ये जानने के बाद भी वो करते हैं तो फिर आपका बनता नहीं है मुझे दोष देना, क्योंकि मैंने डे 1 पे आपको क्लियर कर दिया था। डे 1 पे क्लियर किया था, और मैंने भी बातचीत की शुरुआत में क्लियर किया था कि इस बातचीत से हमारी कोशिश होगी कि हम जया किशोरी को एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से जाने, और लोग जान पाए होंगे कि जया किशोरी एक बार बंद तो बंद, इसलिए कोशिश करना कि वो दरवाज़ा बंद ना हो। रिश्तों के, मैं जो कह रहा था, धागे बड़े महीन होते हैं, और रिश्तों का ये जो समीकरण है इंसानी, ये इतना लंबा है कि बातचीत ये लिखे हुए प्रश्नों में था ही नहीं, लेकिन आपने रिश्तों की बात की तो हम बातचीत को उस तरफ बहुत स्वाभाविक प्रवाह में ले गए। और अब मैं उन प्रश्नों को देखना भी नहीं चाहता, कि मुझे लगा यही बातचीत अपने आप में बड़ी अच्छी है, और जया किशोरी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय की भी मर्यादा है, लेकिन फिर भी अब आप जहाँ पर हैं वहाँ से कहाँ जाना चाहती हैं? ऐसा क्या है जो आप हासिल करना चाहती हैं? ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि सब कर लिया? कथाएं, जैसे आपने कहा ना, 15 दिन में कथा नहीं हो तो सफोकेशन होता है, ऐसा लगता है कि कुछ कम है और कथा होनी चाहिए, तो वो करती रहेंगी आप, लेकिन फिर भी आगे क्या, यहाँ से आगे ऐसा क्या है जो हासिल करने की ख्वाहिश है मन के अंदर? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं थी। मेरे जीवन में दरवाजे अपने आप आए, अच्छे लगे, मैं घुस गई अंदर। तो मैंने कभी भी बहुत सोच के नहीं किया अच्छा मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, कभी नहीं किया। मैंने भजन गाना सोचा ही नहीं था, मैंने गा दिया। कथा 10 मिनट की कोई बात सुनी और उससे लगा ये करना है, कर दिया। किताब भी बस अचानक से मन किया लिखने का, लिख दिया। तो मैंने सोच के नहीं किया। तो अभी भी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है,
पर मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि मुझे जो करना है इसी क्षेत्र में करना है। तो आध्यात्म को, भगवान की बातों को, एक अच्छी लाइफस्टाइल को, एक अच्छी थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई भी क्षेत्र चुनना पड़े मैं चुनूंगी। वो और भी अगर आज ऑथर का क्षेत्र चुना है, कल मैं कोई और क्षेत्र चुन सकती हूँ। मैंने 2-3 नए काम शुरू किए हैं, मैंने अपना रिकॉर्ड लेबल खोला है, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है जहाँ मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ। कि मुझे लगा कि मनोरंजन की जो दुनिया है ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो वहाँ से क्यों ना एक अच्छा तरीका मैं निकाल सकूँ कि मैं अच्छी बातें जो आपके जीवन को बेहतर कर सकती है, वो बातें, वो संदेश पिक्चरों के माध्यम से लेकर आऊँ। तो मैंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। अभी हम YouTube के थ्रू काम कर रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आया हम OTT पर भी जाएंगे, उससे ज़्यादा पसंद आया हम थिएटर में भी जाएंगे। तो मैंने कहा मोटिव मेरा एक ही है, रास्ते मेरे बहुत हो सकते हैं जिनके बारे में आज मुझे भी नहीं पता है। कल को अगर मुझे कोई और रास्ता दिखा मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ जाऊँगी, बस मेरा अगर रास्ता मुझे कहेगा यहाँ जाना है मैं जाऊँगी। मैं आप अपनी तलाश हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं आप अपनी तलाश हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं, और वो क्या राह दिखाएंगे मुझे जिन्हें खुद अपना पता नहीं। क्या बात। तो मुझे ये शेर याद आया आपकी बात से। 2 महत्वपूर्ण बिंदु रह गए इस बातचीत के और उसके बाद हम रैपिड फायर पर चले जाएंगे, एक किताब और एक संगीत। उसके पहले ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि दुनिया में बहुत एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है। एक तरफ धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं में भीड़ है, आप और आपके जैसे और जो कथाकार प्रवचनकार हैं, लाइन लगी हुई है, बुकिंग्स हैं एडवांस में, लोग लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। जो यजमान है वो बिल्कुल पल के पावड़े बिछाए बैठे हैं कि आप हमारे शहर आइए, करिए। आप नहीं, आपकी साथ आपकी पीढ़ी वाले और पुरानी पीढ़ी वाले जितने कथाकार प्रवचनकार हैं उनके पंडालों में भीड़ लगी है, और करोड़ों की दौलत कमाने वाले भी अपनी सारी लग्जरी गाड़ियां और सारी BMW और मर्सिडीज भी न्यौछावर करके वो कथाएं कराने को तैयार है, और आप ये देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं जी। एक तरफ कथा के और प्रवचनों के पंडाल में भीड़ है, धर्म और अध्यात्म की तरफ इतना झुकाव है, और दूसरी तरफ मटेरियलिस्टिक लाइफ भी उतनी ज़्यादा है। मॉल्स में भीड़ है, वीकेंड पर पैर रखने की जगह नहीं है, वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स में बुकिंग नहीं मिल रही है। भारत जैसे देश में भी अब वो हो गया कि iPhone 17 के लिए लोग रात भर कतार लगाकर दुकान के बाहर। ये जो 2 एक्सट्रीम सिरे हैं, क्या ये हमारी हिपोक्रेसी बताते हैं, या ये हमारा स्वभाव बताते हैं, या इन 2 सिरों के बीच में सच कहीं है? सच क्या है? मुझे लगता है बैलेंस। अगर आप इस संसार में आए हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैव अ थिंकिंग टू बी मटीरियलिस्टिक। या तो वैराग्य लो, जंगल जाइए। यहाँ रहेंगे तो किसी को कोई चीज़ आकर्षित करती है, किसी को कोई चीज़। आप देखिए कुछ होंगे जिनको कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा, कुछ होंगे कि जिनको खाने पीने का बहुत शौक होगा। अब ये भी मटेरियलिस्टिक है ना, सिंपल दाल चावल खाइए घर पे, पर उनको है मुझे हर क्यूजीन ट्राई करना है, मुझे ये खाना है, मुझे है खाने पीने का बहुत शौक। बिल्कुल, तो सबको शौक, और ये भी मटेरियल लाइफ है। तो आपको एक बैलेंस बनाना है। मैं हमेशा बैलेंस की, मैं कहती हूँ हम तो संत होने का दावा भी नहीं कर रहे। नहीं, हाँ, अगेन कोई अगर संत या साधु होने का दावा करे और फिर वो इन चीजों में पड़े तो गलत है, ये मैं भी मानती हूँ। पर जो दावा नहीं कर रहे उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना जस्ट बिकॉज कि वो अध्यात्म की दुनिया में है, ये भी गलत है। क्योंकि अध्यात्म कहीं नहीं कहता आपको त्यागने के लिए। गीता जी में तो नहीं भगवान अर्जुन को कह रहे राज्य त्यागने के लिए, वो तो लड़ने को कह रहे हैं। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है? सर से लेकर पैर तक सोने की वस्तुओं में जड़े रहते हैं। वो सोने के रथ होते हैं, उनके महल, उनका खजाना इतना। क्यों भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा कि राज्य छोड़ के आश्रम में रहो, एक कुटिया में रहो? अगर धन इतना बुरा होता तो बुरा है ही नहीं ना, ये तो बुरा हमने बनाया, या फिर कुछ ऐसे आए जिन्होंने आपसे कहा कि ये बुरा है ताकि आप उनको पसंद करो। पर बुरा नहीं है जब तक कोई इंसान सच्चाई के साथ काम कर रहा है। ये भी काम ही है ना। आज क्या आपको इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, इसके लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, रातें जगना नहीं पड़ता। जब सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं? और जब लोग कहते पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत कुछ होता था जो आज नहीं हो रहा है। आज अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूं, द्रोणाचार्य जी हैं, या उस समय के जो भी गुरु इत्यादि होते थे, जो कथाएं कहते थे, आपको शिक्षा देते थे, आपको वेद शास्त्रों की शिक्षा देते थे, उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा खर्चा उस वक्त के राजा उठाते थे। यस और नो? यस।
सब कुछ, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जी ने कहा वो राज्य चाहिए तो आपने राज्य जीत के आप लेकर आके उनको आपने दिया है, पांडवों ने दिया है। आज कोई आ जाओ मुझे कह दो कि आपका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आपको जो चाहिए, आपके बच्चों को, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ ना, आज शादी होगी, कल को बच्चे होंगे, आपको मन है मेरा बच्चा ऐसी शिक्षा करे, आपको मन है मेरा बच्चा ऐसा जीवन जिए, मेरा ना जिए, क्या बात, मुझे भी इच्छा है ना। और मैंने तो आज तक, मुझे 23-24 साल हो गए, मैं आज भी हर इंटरव्यू में कहती हूँ आप दिखाइए ना मुझे कोई भी कथा से वीडियो निकाल के जहाँ मैंने कहा हो धन गलत है या ये मोह माया है, इसको त्याग दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा। मैं हमेशा इस सपोर्ट में रही कि आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, पढ़िए, धन कमाइए, अच्छा जीवन जिए और अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए। पर इसके साथ साथ अगर आपको अंदर से सुकून चाहिए तो अध्यात्म से जुड़िए। जया किशोरी बिल्कुल प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, शायद इसीलिए वो पॉपुलर भी हैं। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल और जुड़ता है, चूँकि मैं किताब और संगीत पर आना चाहता था, लेकिन आपके उत्तर से एक सवाल निकलता है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग पाखंड कर रहे हैं और अपने दिन भर के किए हुए पाप को छुपाने के लिए शाम को कथा पंडाल में चले जाते हैं, दिन भर घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी निरीह व्यक्ति को, गरीब को सता रहे हैं, अगर वो पोजीशन ऑफ पावर में है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं अथॉरिटी का, और फिर उस गिल्ट को छुपाने के लिए, उस पाप बोध से ग्रस्त होकर वो कथा के पंडाल में चले जाते हैं। होते होंगे, पर आप दूसरों से छुप सकते, ईश्वर से नहीं छुप सकते। वो तो आपको देख रहा है ना। मैंने अभी रिसेंटली, मेरी कथा थी वृंदावन में, जयपुर के भक्त वृंदावन में उन्होंने कथा कराई थी। मैंने उस कथा में यही कहा कि अगर आप मंदिर में जाके प्रणाम कर रहे हैं और मंदिर के बाहर किसी गरीब को अपशब्द सुना रहे हैं तो ईश्वर उठ के यही कहेंगे कि असल में अंदर तो नहीं बैठा था, बाहर ज़रूर बैठा था, जिस पे तो चिल्ला के आया है। तो जो चुपचाप गिल्ट छुपाने के लिए पंडाल में चले जाते हैं ना, वो इस बात को ज़रूर सुन लें कि आप खुद से भी बच सकते हो पर ईश्वर से तो नहीं ही बच सकते। तो ये गिल्ट पंडाल में जाने भर से दूर नहीं हो जाएगा। आप देखिए, मैं ये भी कहती हूँ, जब मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आपके अंदर की ईमानदारी आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस लेके आती है। मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मुझे पता है मैं जो है सबके सामने रखी हूँ कि भाई हाँ ये है, ऐसा करते हैं, इतना लेते हैं, इतना कहते हैं, सब कुछ सामने, किसी से छुपा। आज भी कोई इंसान अगर कोई नंबर चल रहा है, उस नंबर पे फ़ोन करे, आपको बहुत स्पष्ट तरीके से हर चीज़ बताई जाती है कि भाई ऐसा है, ये अरेंजमेंट है, कुछ भी नहीं छुपाया जाता। जब मैंने कुछ छुपाया नहीं तो मैं क्यों डरूं किसी से? जो है आपके सामने है। तो मैं अगर अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ, फल देने वाला ऊपर वाला है, मुझे क्या पड़ी है कौन क्या बोल रहा है। जब तक मेरा काम सच्चा होगा वो मुझे काम देते रहेंगे, और अगर काम मिलता रह रहा है इसका मतलब उनको कुछ तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। जब उनको अच्छा दिख रहा है तो किसी को नहीं दिख रहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या दिक्कत। बहुत ही बढ़िया, मैं जैसा कह रहा हूँ, सीधी, स्पष्ट, बेलाग, बेखौफ बातचीत के लिए जया किशोरी जी जानी जाती है। और वही हमसे की पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना गलत है। बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाइए। आपकी पुस्तक पे आ जाते हैं, क्या प्रेरणा रही इसके पीछे, किसने प्रेरित किया इस पुस्तक को लिखने के लिए, और जो है वो सब ठीक क्यों है, जिसको जो है वो गलत लगता है वो क्या करे, आपकी किताब क्यों पढ़े? हम चाहेंगे कि जया जी ने पहली बार ये पुस्तक लिखी है और इसको लेकर वो बड़ी उत्साहित हैं, और इस मंच से इस किताब के बारे में वो कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि पेंगुइन पब्लिकेशन से आई हुई ये पुस्तक है, कोई इसको खरीद कर अमेज़न पर भी उपलब्ध है, क्यों पढ़े? तो एक्चुअल टाइटल हमने जो चुना वो है इट्स ओके। फिर इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो हिंदी में जो है ठीक है बन गया, गुजराती, मराठी, पंजाबी सब में है। तो पहला तो एक तो मुझे बहुत समय से, इसमें चैप्टर भी है इट्स ओके इफ़ योर प्लान्स फेल, उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया है मैंने किताब क्यों लिखी या कब लिखना मैंने शुरू किया। पर मेरे मन में था बहुत टाइम से, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, मेरे जीवन में आधा से ज़्यादा समय किताबों में ही जाता है, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप पढ़ते हैं और आप खुद एक स्पीकर हैं तो आपके मन में भी होता है कि आपकी बातें भी कहीं रखी जाए, कि जब मैं ना भी हूँ किताब होगी। हो भी सकता है आने वाली चौथी पांचवी पीढ़ी जिसको नहीं पता जया किशोरी कौन थी, जया किशोरी कोई कथाकार थी, पर शायद वो किताब देखेंगे और पढ़ेंगे और बोलेंगे जो भी थी अच्छी बातें लिख के गई है। तो ये एक मेरे मन में विचार था। टॉपिक मुझे पता नहीं था मैं क्या लिखूं। मैं मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ, तो मोस्टली ये सेशंस या तो कॉर्पोरेट्स में होते हैं और या फिर कॉलेजेस में होते हैं।
कॉलेजेस में जेनजी या यूथ मिलेनियल्स यही होते हैं। तो इनके बीच ना दो वाक्य बहुत फेमस है। एक है जस्ट चिल, एक है इट्स ओके। इट्स ओके। जस्ट चिल में मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने रिसर्च दोनों में ही की, क्योंकि दोनों मुझे बहुत जिज्ञासु दोनों ही वाक्यों ने किया कि क्या है ये, हर बार यही बातें, कुछ भी हुआ जस्ट चिल या ब्रो, हाँ ब्रो, और एक हुआ कि इट्स ओके या, अरे ऐसा हो गया, इट्स ओके या, इट्स ओके या। तो मुझे लगता क्या है ये इतना क्यों यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, क्या ओके है, क्या ओके नहीं है, कौन सी ऐसे वाक्य है जिन चीज़ में इट्स ओके सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें 47 चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर इट्स ओके से ही शुरू होते हैं। It's okay to have this, it's okay to have flaws, it's okay to let go, it's okay to if people misunderstand you। मैंने 47 चैप्टर्स इन्हीं नाम से शुरू किए। तो ये सारे इमोशंस है जिस पे सबसे ज़्यादा यूथ बात करता है। अब एंड में उस चैप्टर में अंदर जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी बातें इट्स ओके है और कौन सी बातें इट्स ओके नहीं है। तो जीवन में कई प्रसंग हैं जो आपको लाइट लेने की ज़रूरत है, जिनको मैंने उसमें कहा इट्स ओके, और कई प्रसंग है जिनको आप लाइटली नहीं ले सकते। उसको सीरियसली आपको लेना पड़ेगा, वरना वो आपके व्यक्तित्व को बर्बाद कर देंगे। उसको मैंने इट्स ओके या इट्स नॉट ओके बना के लिखा है। तो एक्चुअली ये किताब है। और जो आपने कहा कि ये क्या है लोगों के लिए, तो मुझे लगता है ये जो हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में एक साथी की ज़रूरत होती है। कोई भी दोस्त हो सकता है, आपका प्रेमी हो सकता है, आपका कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आपके कंधे पे हाथ रखे और बोले इट्स ओके, निकल जाओगे यहाँ से। कई बार हमें वो व्यक्ति नहीं मिलता, तो शायद ये किताब वो व्यक्ति या वो हाथ बने आपके कंधे पर, जो विपरीत परिस्थितियों में आपको एक चैप्टर भी पढ़ के ऐसा लगे इट्स ओके, हो जाएगा, निकल जाएगा। तो किताब के रूप में जया जी ने एक दोस्त पेश किया है जी, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें वो दोस्त, वो साथी, वो हम और बहुत मुझे लोगों ने खुश किया, क्योंकि ये किताब बेस्ट सेलर लॉन्च होने से पहले बेस्ट सेलर हो चुकी थी। जब हमने प्री लॉन्च लिंक किया था कि आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, जब लॉन्च होगा तो अपने आप पहली चीज़ें आपके पास आएगी, और वो तभी बेस्ट सेलर हो गई थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब ने इतना प्यार दिया पहली यात्रा को मेरी। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें वो हम सफ़र, वो साथी, वो सुकून तलाश लें जिस साथी के रूप में आपने इस किताब को प्रस्तुत किया है। किताब पढ़ना बहुत अच्छा शौक़ है, और लोग अगर ख़रीद के किताब पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे कि लोग 3-4 हज़ार का जूता और 2-4 हज़ार का शर्ट आसानी से ख़रीद लेते हैं, कपड़े, बैग्स खरीद लेते हैं, लेकिन शायद किताब ख़रीदने में कई बार संकोच करते हैं। लेकिन ख़रीद के किताब पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, और लोग अगर किताब पढ़ रहे हैं, हम तो साहित्य की, शब्द की, सरस्वती की दुनिया को जीने वाले लोग हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो किताबें बिकती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। जो भी पसंद है वो पढ़िए। और आज हम जया जी से बात कर रहे हैं तो उनकी किताब की बात कर रहे हैं। इसी मंच पर, इसी टेबल पर कई किताबों की हम बात करते रहते हैं। उम्मीद है जया जी की किताब पर, और जो आपने वो बात कही ना कि आप नहीं भी रहेंगी तो किताब रहेंगी, आपके शब्द रहेंगे, उसी को लेकर संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और जब सूरज भी बुझ जाएगा, तब कहीं से एक नज़्म लिखा हुआ कागज़ का टुकड़ा उस सूरज में जा गिरेगा और सूरज फिर से जल उठेगा। स्वीट। ये शब्द की और नज़्म की ताकत है, और उसी ताकत के साथ ये शब्द आपके आगे बढ़ें, ये शुभकामना हम देते हैं। अब आ जाते हैं किताब से सीधे संगीत पर। आप चूँकि भजन गाती हैं, भजन गाकर शुरू में आपने कहा भी कि 7 से 10 साल की उम्र भजन में ही रही और फिर कथावाचन, तो आपका जो सबसे प्रिय भजन हो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, और उसके बाद हम रैपिड फायर पर जाएंगे। पसंदीदा भजन देखिए सबको पता ही है मेरा कौन सा है। और अगेन, आप जब 2-3 बार आपने कहा कि आप बड़े विनम्र हैं, मेरे विनम्रता या ग्राउंडेड रहने का कारण एक भजन भी है जो मुझे बहुत ज़मीन पर बिठा के रखता है कि ज़्यादा उड़ने की अगर मैंने कोशिश की तो ये भजन मुझे असलियत दिखा देता है कि एक्चुअली जीवन में असलियत क्या है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। क्या बात। तो सारा समर्पित उस कृष्ण को है, उस कि कान्हा वो ही को। कर रहे हैं, नाम वो मेरा बना रहे हैं, एक्चुअली काम उनका है, मेरा नहीं है। मेरा काम ईमानदारी है, जब तक ईमानदार रहूंगी तब तक वो नाम करते रहेंगे। जहाँ मेरी ईमानदारी गई वो मेरी जगह किसी और को बिठा देंगे। जया जी, आपसे पता ही नहीं चला समय का और लंबी बातचीत हो गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को उभारने की जो कोशिश, जो वादा हमने बातचीत की शुरुआत में किया था, वो कुछ हद तक पूरा हुआ होगा। जैसे हम शुरू में ही कह रहे थे निदा फाजली साहब की जानिब से कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो एक बार में तो हम भी सारे व्यक्तित्व को सामने नहीं ला पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना समय था उसमें हमने कोशिश की। और एक हिस्सा हमारा रैपिड फायर का है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस बातचीत को हम यहीं विराम देंगे।